In this video, I am going to teach you normal distribution. Normal distribution is the cornerstone of modern statistical theory. But before moving on to the basics of normal distribution, let us have a look at some of the common terms that will be used in this video. सबसे पहले रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी अकरेंस जो है वो चांस फैक्टर पर डिपेंड करती है। उसकी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं रैंडम वेरिएबल की, और वो पॉसिबल वैल्यूज के साथ एक प्रोबेबिलिटी अटैच्ड होती है। सो देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, बट देयर इज नो सर्टेनिटी और श्योरिटी। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? कोई एक वेरिएबल है, उससे अटैच्ड उसकी कुछ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। हर पॉसिबल वैल्यूज की कोई एक एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है किसी रैंडम वेरिएबल के लिए? इट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। तो पॉसिबल वैल्यूज जो है साथ में रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज अगर हम स्पेसिफाई कर दें तो वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और अब एक कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया जाता है उसको कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लास के स्टूडेंट्स का अगर हम वेट मेजर करें तो वो एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होगा। इसी तरीके से डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी होते हैं। अगर किसी स्कूल में नंबर ऑफ क्लासेस की बात करें या नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करें तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जो होल नंबर्स की फॉर्म में वैल्यूज जिसकी होती हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जिसको हम सिंपली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि यहाँ जो वेरिएबल होगा रैंडम वेरिएबल वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होगा। फ्रेंच मैथमेटिशियन डी मोइवर ने 1733 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया प्रेजेंट किया, और जो कि एक लिमिटिंग केस है बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। जब n जिसे हम नंबर ऑफ ट्रायल्स बोलते हैं वो वेरी लार्ज हो, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो, और p जो कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्लोज टू 1/2 हो, तो ऐसे केस में ऐसे एक लिमिटिंग केस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हो तो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर लेटर पियरी लेप्लास और कार्ल गोस ने भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में। एक बार कर्व की फॉर्म में देख लीजिए नॉर्मल कर्व कैसा होता है। ये बाइनोमियल कर्व जो होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है उसके जैसा ही इसका शेप है। बेसिकली यहाँ अगर हम देखें तो जितने ये रेक्टेंगल्स हैं they resemble the rectangles in the histogram of a binomial distribution। तो binomial distribution जो होता है उसमें histogram की formation होती है, और histogram में जितने rectangles होते हैं उनकी जो width होती है, बेसिकली ये जो width होती है वो सेम होती है सारे रेक्टेंगल्स की, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल होते हैं तो। और ये इक्वल कब होंगे? ये इक्वल तब होंगे व्हेन p इज इक्वल टू 1/2। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है दैट इज क्लोज टू 1/2, और नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो ज्यादा हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं बेसिकली इनका नंबर जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। देयर विल बी वेरी लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो उसमें क्या होगा, रेक्टेंगल की विड्थ इक्वल तो होगी लेकिन नैरो हो जाएंगे, वो नैरो रेक्टेंगल्स होंगे क्योंकि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसमें ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो कर्व है बेसिकली अगर हम इसको नॉर्मल कर्व कहें, ये बेल शेप्ड है। ऐसा लगता है जैसे एक बेल होती है, स्कूल की बेल होती है या टेंपल की बेल होती है, उसकी शेप है ये। बेसिकली उसका एक क्रॉस सेक्शन की
क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बेल जैसी इसकी शेप है। ये जो शेप है इसमें जितने रेक्टेंगल्स हैं, ये जितने नैरो रेक्टेंगल्स होंगे उतना ही इस एरिया अंडर द कर्व को बेटर रिप्रेजेंट करेंगे, उतना ही क्लोजली ये उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे कि नॉर्मल कर्व जो है वो both sides, on the left side as well as on the right side, it gets closer and closer to the x axis but never touches it। तो ये x axis के क्लोज तो आता रहेगा लेकिन उसको कभी टच नहीं करेगा, ये इसके क्लोज क्लोज जाता जाएगा। नाउ a continuous random variable x is said to follow a normal distribution। तो कोई भी एक random variable x कब हम कहते हैं कि वो normal distribution follow करता है, उसकी certain properties हैं, और वो properties क्या है कि it is referred to as normal random variable। कोई भी एक random variable normal random variable कहलाएगा अगर वो normal distribution वो exhibit करता है। तो अगर उसका probability density इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया जाए, एफ एक्स बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ ये शो कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू बेसिकली n is a number of trials for this variable, random variable x, mu is actually the mean and sigma is the variance of this random variable x। so fx is equal to this one, 1 upon sigma 2 1 upon sigma under root 2 pi multiplied by exponential of minus 1 by 2 x minus mu upon sigma square। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि x जो वेरिएबल है इट कैन अटेन एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो x की कोई भी पॉसिबल रियल वैल्यू हो सकती है। सिग्मा विल ऑलवेज अटेन अ पॉजिटिव वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो जीरो से बड़ा ही होगा, यानी उसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सिग्मा बेसिकली मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, sorry, mu is the mean of the random variable and sigma is the standard deviation of the random variable। now वो हमने probability density function एक्सप्रेस किया था स्मॉल fx से इस तरीके से। यहाँ ये बेसिकली कैपिटल f जो है, कैपिटल fx, ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। अगर ये नॉर्मल कर्व है, इफ दिस इज द नॉर्मल कर्व, अगर ये नॉर्मल कर्व है तो इस कर्व के नीचे जितना एरिया है, ये शेडेड रीजन जितना भी है, ये सारा का सारा इस पूरे एरिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल एफ एक्स से, एंड विच इज इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और इसका इंटीग्रल अगर हमने किया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रल का मेथड यूज करते हैं, और ये एरिया ये इक्वल होगा 1 के, दिस विल बी इक्वल टू 1, यानी टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, अगर ये नॉर्मल कर्व है तो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 1। तो ये हमेशा 1 होगा। यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, अभी जैसे मैंने एरिया के बारे में बात की है कि इसका एरिया जो है, एरिया अंडर द कर्व, जो यहाँ हम शेडेड रीजन में बता रहा था, अगर ये 1 है, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि दिस नॉर्मल कर्व इज एक्चुअली एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस। तो ये नॉर्मल कर्व है, ये अगर हम एक्स एक्सिस को यहाँ एक्सटेंड कर दें तो ये नॉर्मल कर्व इट विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर क्लोजर टू एक्स एक्सिस, लेकिन उसको टच नहीं करेगा कभी भी। सिमिलरली ये लेफ्ट साइड पे भी ऐसे ही, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये नॉर्मल कर्व इसके क्लोज 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 जाता रहेगा, लेकिन इसको ये टच नहीं करेगा, इसको ये टच नहीं करेगा, राइट। तो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि एरिया एरिया ऑफ अ नॉर्मल कर्व, area of a normal curve, and the property of being asymptotic, and third is symmetry, normal curve is always symmetrical to the mean। अगर ये वैल्यू बेसिकली मीन है, ये जो यहाँ वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है
मीन को, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनता है जिसे नॉर्मल कर्व कहते हैं, उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज आइडेंटिकल टू द राइट पार्ट। अगर हम यहां से इसको फोल्ड कर दें, यहां से इसको फोल्ड कर दें नॉर्मल कर्व को, किसी भी नॉर्मल कर्व को, तो ये लेफ्ट पार्ट कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा राइट पार्ट को। तो इट इज सिमेट्रिक बेसिकली जो नॉर्मल कर्व है, और सिमेट्रिकल होने के साथ साथ मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों ही एक ही पॉइंट पर होते हैं यहाँ मिडिल में। ये जो मिडिल लाइन है ये बेसिकली ये मोड भी है, क्योंकि इसी पर हाईएस्ट, यू कैन सी, इसी पॉइंट पर एक्स की इसी वैल्यू पर यहाँ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी भी है। सो दैट मीन्स ये क्या है, ये मोड है। ये मीडियन भी है, क्यों, क्योंकि ये एक्स की जो वैल्यू है ये बेसिकली इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ नॉर्मल कर्व की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर होते हैं, म्यू यानी मीन और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसका स्क्यूनेस जो है वो जीरो होता है। स्क्यूनेस बेसिकली इंडिकेटर है सिमेट्री का। तो अगर कोई कर्व सिमेट्रिकल होता है तो स्क्यूनेस जीरो होता है। और ये इसमें एक जो वर्टिकल लाइन जो मीन से पास हो रही होती है वो इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेफ्ट और राइट साइड जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। और ये जो लाइन है एक्स इज इक्वल टू म्यू, ये बिल्कुल इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए यही लाइन मीन इज इक्वल टू मीडियन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू म्यू। तो जहां एक्स की वैल्यू म्यू है, यानी मीन वैल्यू जो है इस फंक्शन की, वही जो एफ एक्स की वैल्यू है यानी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, इसलिए मीन और मोड इक्वल है, मीन और मीडियन इक्वल है। तो दैट मीन्स मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। और ये सिर्फ कहाँ होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। और ये यूनिमोडल है, यानी सिर्फ एक ही, क्योंकि इसमें पीक बनता है उसी पीक पर मोड है, ये यूनिमोडल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मीजोकर्टिक है, मीजोकर्टिक है क्योंकि कर्टिसिस की वैल्यू इसमें 3 होती है। अगर 3 से ज्यादा कर्टिसिस किसी कर्व की होती है तो वो लेप्टोकर्टिक कहलाता है, और अगर 3 से कम किसी की कर्टोसिस वैल्यू होती है तो वो मीजोकर्ट सॉरी प्लेटिकर्टिक कहलाता है वो कर्व। नाउ सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। The two tails of distribution are extended to infinity on both sides। तो ये जो टेल है ये राइट साइड में देखिए ये इन्फिनिटी तक ऐसे एक्सटेंड होगी, लेफ्ट साइड में भी ऐसे इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होगी, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस से ये ज्वाइन नहीं करती है, कभी मीट नहीं करती है। इट गेट्स क्लोजर टू दैट बट नेवर मीट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व इज एट x is equal to mu plus sigma या x is equal to mu, this is basically minus sigma respectively at these 2 points normal curve change its curvature। अगर हम देखें तो यहाँ बेसिकली यहाँ देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखिए ये कर्व अपना चेंज कर रहा है। यहां तक ये इस पॉइंट तक ये इसका जो कर्वेचर है वो पॉजिटिव तो है, इसका जो स्लोप है पॉजिटिव है, और वो इंक्रीजिंग रेट पर, यानी इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो, उन दोनों की वैल्यूज को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं यहां इस पूरे एरिया में स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप इंक्रीज हो रहा है इस पूरे एरिया में। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद स्लोप पॉजिटिव तो है लेकिन स्लोप डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्लोप यहाँ नेगेटिव है और डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप देखिए स्लोप ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये और ये दोनों क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एक्सट्रीम वैल्यूज की मेरी एक वीडियो है, उस वीडियो में आप एक्सट्रीम वैल्यूज को स्टडी कर सकते हैं, उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड आउट करने का मेथड अच्छे से वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन प्रैक्टिस दैट बाय वॉचिंग दैट वीडियो।
अब एक इंपॉर्टेंट बात, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू 0 हो जाए और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1 हो जाए, यानी मीन इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1, तो ऐसे फॉर्म के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक हमने नया रैंडम वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया है। इस रैंडम वेरिएबल को हमने कैसे डिफाइन किया? दिस इज बेसिकली z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। और ये जो हमारा नया रैंडम वेरिएबल है z, इसका मीन 0 है और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 1। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, अगर हम उसको z के लिए डिफाइन करेंगे तो वो इस फॉर्म में होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई e रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 z स्क्वायर। ये बेसिकली इस फॉर्म में होगा और हम इसको सिंपली इस फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। एक बार ध्यान से देखिए इसको, इसको हम अभी काफी यूज करने वाले हैं। और z जो है, यानी ये जो हमारा स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल जो है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। एक बार फिर से नजर डालिए इन सारे रिलेशंस पर। एफ जेड यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसे इसका ये फॉर्मूला है। यहाँ मीन की वैल्यू 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, और z जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। z को हमने x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के इक्वल पुट किया है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। एफ जेड यानी एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व, अगेन वो इक्वल है चाहे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व क्यों ना हो, और ये डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो फॉर्मूला है, उसे अगर हम उसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लें फ्रॉम द रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विद रेस्पेक्ट टू dz, dz के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो हमें टोटल एरिया टोटल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व हमें अचीव होगा। तो यहां हम इसको देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर इसमें वेट या यहाँ एक इंपॉर्टेंट इसमें रिलेशन एक्सप्लेन की गई है इस स्लाइड में, इसको ध्यान से देखिएगा। हेयर वी आर इंटीग्रेटिंग ऑन द फुल रेंज। तो अगर ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है तो हम फुल रेंज यानी या इस पूरे एरिया को हम फाइंड आउट कर रहे हैं now, but in this second case we are integrating from 0 to infinity। तो अगर this is the mean, अगर ये mean है और median है, if this is the median basically, तो ये median क्या है? मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी। ये यहाँ म्यू। नाउ अगर ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ म्यू इज इक्वल टू 0 है, म्यू इज इक्वल टू 0 है, तो ये पॉइंट बेसिकली 0 हो गया दिस पॉइंट। तो 0 टू इन्फिनिटी, लुक हियर, 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी ये वाला पार्ट है, दिस वाला, दिस साइड पार्ट, यानी कि राइट साइड वाला पार्ट। तो हम सिर्फ राइट साइड वाले पार्ट को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं राइट साइड का जो पार्ट है वो पूरे एरिया का क्या है? हाफ है। क्योंकि हमने बताया कि ये जो मीन है, मीडियन है, ये सेम पॉइंट पर है, और मीडियन बेसिकली इस पूरे कर्व को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो राइट वाला पार्ट जो है पूरे एरिया का हाफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरा एरिया यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो क्या होगा? इस राइट वाले एरिया का डबल। तो बेसिकली हमने यही किया यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं आप कि वी हैव मल्टीप्लाइड दिस विद 2। मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड नाउ सी दैट दिस पार्ट इज एक्चुअली द राइट साइड पार्ट, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ सी 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट दिस होल एरिया। तो हम एक साइड का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल एरिया अचीव हो जाएगा।
इसमें से हमने 1/√2 पाई को अगर हमने कॉमन लिया है तो ये इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। नाउ कुछ अप्रोक्सीमेशंस हैं यहाँ पे। अप्रोक्सीमेट एरिया क्या होता है, अगर हम देखें इफ दिस इज म्यू और हम म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा बेसिकली इस रेंज का एरिया फाइंड आउट करें तो वो ऑलमोस्ट 68.27% होता है। 68.27% होता है। सॉरी, let me clear the screen a little now. Okay, similarly अगर हम इसको म्यू प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा और म्यू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, ये रेंज यानी म्यू के 2 टाइम्स सिग्मा लेफ्ट साइड में और 2 टाइम्स सिग्मा राइट साइड में, यानी ये एरिया सी 2 टाइम्स सिग्मा राइट साइड माइनस 2 टाइम्स सिग्मा लेफ्ट साइड, ये एरिया 95.45% होता है। 95.45%। और टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया 100% होता है। सो बेसिकली 95% एरिया कहाँ होता है, मीन से 2 टाइम्स सिग्मा की डिविएशन के अंदर अंदर 95% एरिया लाई करता है। राइट, हो सकता है इसको अभी समझने में थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेशंस लग रही हो कि ये इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली ये पूरा जो एरिया है अंडर दिस नॉर्मल कर्व इज एक्चुअली 100%। और इसको अगर हम कहें तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हम बोलते हैं, यानी टोटल एरिया अंडर दिस कर्व। तो 1 तो टोटल एरिया हो गया। और एक पर्टिकुलर रेंज में अगर हम देखें तो वो इस 100% का कोई एक शेयर होगा, तो वो 90% हो सकता है या वो 60% हो सकता है, 75% हो, वट एवर, कुछ भी उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम कितना एरिया हम कवर कर रहे हैं या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इस एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वी विल सी ए दिस वन पार्ट ओनली, लेफ्ट साइड पार्ट। नाउ सी, अब हम राइट साइड का कोई पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली म्यू माइनस 2 सिग्मा। म्यू माइनस 2 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू 1 है क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। तो बेसिकली म्यू यानी 0 माइनस 2, यानी कि -2 रेंज बेसिकली, क्योंकि ये 0 है और इसमें से -2 सिग्मा करेंगे तो बेसिकली -2। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट हो रहा है। इतना एरिया ये होगा हमारा 34 प्लस 14, तो ये आ गया 48% अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम दोनों साइड का फाइंड आउट करते 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज में तो ये ऑलमोस्ट 96% होता, विच इज एक्चुअली 95.45% हियर। नाउ ये एरिया जो है ये क्या है, यहां आप देखिए, ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सी, हम जब एफ जेड फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ई रेज टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये टोटल एरिया हो गया। इन्फिनिटी और माइनस टोटल एरिया हो गया, तो श्योरली एफ जेड विल बी इक्वल टू 1। लेकिन हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से यानी लोअर लिमिट से लेकर सिर्फ जेड तक का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसमें ये शेडेड रीजन जो है दिस वन, ये ऐसे दिखाया है। तो हम टोटल एरिया यानी इस पूरी रेंज का एरिया नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तक का ये दिस 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 शेडेड रीजन, ये हम सिर्फ इतना फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये नेचुरली 100% से कम होगा, यानी 1 से ये कम होगा। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं हम जेड टू इन्फिनिटी का एरिया, सॉरी जेड टू इन्फिनिटी का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम देखें जेड, दिस इज जेड और हेयर समवेयर यहाँ इन्फिनिटी होगा कहीं आगे, काफी आगे जाके, तो ये जो एरिया है ये दिस वन एरिया, ये जो बचा है
ये बेसिकली क्या है, ये z टू इंफिनिटी है, ये क्या है, z टू इंफिनिटी एरिया है, और ये शेडेड रीजन क्या है, ये बेसिकली माइनस इंफिनिटी टू z है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ इसी से आएगी कि f माइनस जेड वन, अगर ये माइनस जेड वन है, ये पॉइंट जो है इसका इस मीन से जो गैप है ये इक्वल है दिस साइड जीरो जेड वन का। सो जीरो जेड वन उतना ही डिस्टेंस है जितना जीरो माइनस जेड वन डिस्टेंस है। तो अगर हम देखें एफ माइनस जेड वन, यानी कि ये एरिया बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से ये जेड वन तक का एरिया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस जेड वन तक का एरिया, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से माइनस जेड वन तक का एरिया वन अपॉन अंडर रूट टू पाई e to the power minus z square upon 2 with respect to dz। ये एरिया बेसिकली अगर हम देखें ये दिस रीजन, और अगर हम इस रीजन की बात करें, ये क्या है, ये आएगा z1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई e raised to the power minus z square upon 2 with respect to dz। Now here you can see a very important relationship here. This means area for this negative variable is actually equal to 1 minus z1। Why? ये जो एरिया है, दिस शेडेड एरिया, ये और ये शेडेड एरिया बेसिकली इक्वल है, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी और माइनस जेड वन में उतना ही एरिया कवर होगा जितना कि जेड वन और पॉजिटिव इन्फिनिटी में कवर होगा। नाउ इस एरिया को अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ प्रॉब्लम यह आएगी कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल्स होती हैं, जिनमें स्टैंडर्ड वैल्यूज वहां प्रोवाइड की जाती है, वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए नहीं प्रोवाइड की जाती, हमें वहां पॉजिटिव वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने का एक तरीका और क्या है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है, टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है, उसमें उसे तो हम कहेंगे वन टोटल एरिया, उसमें से अगर हम ये पूरा एरिया माइनस कर दें, ये पूरा एरिया माइनस कर दें, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं, उससे फिर आपको ये काफी इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। अगर हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू दिस मच एरिया, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि टोटल एरिया फाइंड आउट कर लें और टोटल एरिया में से ये माइनस कर दें, तो हमें ये एरिया अचीव हो जाता है, एंड दिस एरिया इज इक्वल टू दिस वन। सो हमें एफ माइनस जेड वन फाइंड आउट करने के लिए वन माइनस एफ जेड वन कर सकते हैं। तो एफ जेड वन क्या होता है, बेसिकली एफ जेड वन का मतलब सीधा सा होता है कि माइनस इंफिनिटी से जेड वन तक का एरिया, वन अपॉन अंडर रूट टू पाई और ई माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। लेकिन नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ये तो काफी डिफिकल्ट सा फॉर्मूला लग रहा है, इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। नाउ फॉर योर हेल्प स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज की टेबल्स जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज x इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और उसका मीन 100 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, यानी कि mu is equal to 100 and sigma is equal to 10। then the standard normal random variable z कैसे डिफाइन किया है, अभी जैसा हमने फॉर्मूले में एज्यूम किया था कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और z को इस प्रॉब्लम में डिफाइन किया है लाइक दिस। सो z इज इक्वल टू x माइनस 100 अपॉन 10, राइट। तो यहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू 100 और सिग्मा की वैल्यू 10 यहाँ पुट अप कर दी है। सो वी गेट दिस z हियर। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 110 क्या होगी। मैं यहां बताना चाहता हूं कि x लेस देन इक्वल टू या लेस देन, इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने में ये इनका एक ही मीनिंग होता है, दे डोंट मेक एनी डिफरेंस। इनमें से कोई भी साइन यूज कर ले, उसका एरिया सेम ही कैलकुलेट होगा। नाउ z इज इक्वल टू दिस वन, और हमें कैलकुलेट करना है
प्रोबेबिलिटी की x की वैल्यू लेस देन 110 है, तो हमने स्ट्रेट अवे यहाँ x की जगह ये 110 पुट अप कर दिया और इसको सोल्व करा तो वी गेट 1। सो दैट मीन्स हमें z लेस देन इक्वल टू 1 कैलकुलेट करना है एक्चुअली, यानी कि p x लेस देन 110 इज एक्चुअली, इसका मतलब वही है जो इसका मतलब है, राइट। तो हमने नॉर्मल वेरिएबल को, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में ट्रांसलेट कर लिया है, तो यही यहां दिखाया गया है, देखिए। तो बेसिकली ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके लिए जो स्टैंडर्ड टेबल्स होती हैं उनको यूज करके F1 की वैल्यू 0.8413 होती है और इसका सीधा सा मतलब होता है, ये बताता है कि z लेस देन 1 या फिर x लेस देन 110, इसका मतलब यह है कि 84% ऑफ स्कोर्स, यहां से देखिए 84%, या फिर हम कह सकते हैं 84.13% स्कोर्स आर लेस देन 110, या तो 110 है या उससे कम है। ये हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल यूज करने से हमें अचीव हुआ है ये कंक्लूजन। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम यहाँ पे। स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास के, स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक उनका टेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का, और उनके जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मीन है 60 और स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन है 5, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 60 और सिग्मा इज इक्वल टू 5। एज वी नो कि z को हम कैसे डिफाइन करते हैं, z is equal to x minus mu upon sigma. So we put mu is equal to 60 and sigma is equal to 5. So we get x minus 60 upon 5. अब यहाँ तीन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले we need to find के more than 60 marks अचीव करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मोर देन 60, ये मोर देन की प्रॉब्लम है, तो अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इस तरह का रहा है और 60 यानी ये मीन है 60 सी, और फर्स्ट प्रॉब्लम में वी नीड टू कैलकुलेट मोर देन 60 मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यानी कि ये पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मीन 60 है तो ये राइट साइड का एरिया तो एग्जैक्टली हाफ होता है टोटल का, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है 1, तो इसका राइट साइड क्या होगा, राइट साइड होगा 1/2 यानी कि 0.5। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो बहुत इजी हो गया। सो दिस इज पी जेड ग्रेटर देन 0 या फिर x इज इक्वल टू 60, तो इसको हमने सोल्व किया पी एक्स ग्रेटर देन 60, मोर देन 60 मार्क्स वाले चाहिए थे, तो पी एक्स ग्रेटर देन 60 इज इक्वल टू पी जेड ग्रेटर देन 0। इसको जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहां से इस फॉर्मूला में 60 माइनस 60 अपॉन 5 अगर हम पुट अप करेंगे तो दिस विल बी एक्चुअली 0। तो पी जेड ग्रेटर देन 0 और पी एक्स ग्रेटर देन 60 एक ही चीज होगी, तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो वी विल गेट 0.5, जो यहां मैंने अभी कैलकुलेट किया, क्योंकि ये कंप्लीट राइट साइड का एरिया हो गया, यानी हाफ ऑफ द कर्व हो गया, राइट। तो अगर आप ये इतना समझ गए हैं, इसके आगे अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। लेस देन 56 मार्क्स, लेस देन 56 मार्क्स, इस बार लेस देन की प्रॉब्लम है। तो अगर ये नॉर्मल वेरिएबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, ये मीन यहाँ 60 है, लेस देन 56, तो 56 यहाँ कहीं होगा, 56 विल लाई समवेयर हियर। तो अगर ये 56 है तो ये लेस देन 56, यानी ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। ये पूरा एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 56 को यहाँ पुट अप करिए z के लिए, तो z की वैल्यू हमें मिल गई -0.8, -0.8। तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है माइनस इंफिनिटी से -56 का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो आप जान सकते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 56, या फिर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.8। और मैंने कहा था आपको कि नेगेटिव के लिए, नेगेटिव एरिया के लिए हम उसे 1 माइनस पॉजिटिव एरिया कर देते हैं, 1 माइनस पॉजिटिव एरिया करेंगे, और 0.8 जो ये वैल्यू है इसके लिए टेबल में से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो टेबल में हमें मिलेगी 0.788, और इसे 1 में से माइनस करेंगे तो 0.788,
तो 0.212, ये इसका कंक्लूजन ये हुआ कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 56 से कम है, 56 या उससे कम है, वो 21.2% ऐसे स्टूडेंट्स हैं. Now the third part, between 45 and 65 marks. तो 45 और 65 के बीच में जिनके मार्क्स आए हों, तो अगेन मैं एक बार इसे ड्रॉ कर लेता हूं. यहाँ दिस इज 60, तो 45 would be somewhere here, 45 and 65, ये 5 पॉइंट्स आगे है. So this is 65 and 45 here. So we need to find this whole area, right? ये पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है 45 से 65 का. तो हमें बेसिकली करना क्या है कि एक बार ये पूरा एरिया 65 तक का हम कैलकुलेट करेंगे और एक बार 45 तक का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और फर्स्ट एरिया में से सेकंड एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो वी गेट दिस एरिया 45 टू 65. वही हमने यहाँ किया है कि x इज इक्वल टू 45 के लिए अगर हम z की वैल्यू कैलकुलेट करें तो -3, और x इज इक्वल टू 65 के लिए अगर हम z की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1 है. और हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी 45 से 65 तक का, यानी कि z की वैल्यू -3 से 1, -3 से 1. तो अगर हम यहाँ देखें, इसको सोल्व करें अगर हम, तो we will easily be able to calculate this, कि this is f1 माइनस f माइनस 3, क्योंकि हमें -3 से 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो 1 में से दिस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करें, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं f1 माइनस 1 माइनस f3. तो ये f3 और f1 की वैल्यू हम टेबल में से फाइंड आउट कर सकते हैं. सी हियर 0.841 और 1 माइनस 0.999. इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो वी गेट द आंसर विच इज 0.84. इसको सोल्व करने पे आंसर मिलता है 0.84, और 0.84 मीन्स 84% जो है स्टूडेंट, उनके मार्क्स 45 और 65 के बीच में आते हैं. So this is how we use the method of standard normal distribution to solve our daily life problems. Now another problem which is directly from your book, the height distribution of a group of 1000 men दिया है यहाँ पे, is normal with mean height. So mean height अगर यहाँ पे बताया गया है तो that means के mu is equal to 64.5 and sigma is equal to 4.5. Find the number of men whose height is less than 69 but greater than 55.5. Now see, अगर हमें z डिफाइन करना है तो z को हम लिखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. सो दैट मीन्स x माइनस 64.5 अपॉन 4.5, ये हमारा z डिफाइन हो जाएगा. और अगर हम यहाँ पे बात करें लेस देन 55.5 बी पार्ट की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि p x लेस देन 55.5 इज इक्वल टू p, और यहाँ z कैलकुलेट करना होगा. मैं z है हमारा x माइनस 64.5 अपॉन 4.5. So basically 55.5 minus 64.5 upon 4.5 is equal to -9 upon 4.5 is equal to -2. So basically z less than equal to -2, and this is equal to p minus 2 is sorry, not p but f, capital F. I will write the proper notation for this. Now this is f minus 2 is actually equal to 1 minus f2, 1 minus
F2 और F2 की वैल्यू हम टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे. सो दैट विल बी समवेयर अराउंड 0.98. तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा, दिस विल बी 0.02. नाउ वी हैव टोटल 10,000 मैन, 10,000 लोग हैं. तो प्रोबेबिलिटी की लेस देन 55.5 है, हाइट लेस देन 55.5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02. तो दैट मीन्स ऐसे लोग जिनकी हाइट लेस देन 55.5 है, ऐसे लोग कितने हैं? 10,000 का 20%. और ये आएगा नॉट 20% बट 2%. दिस विल टर्न आउट टू बी 200. कुछ और इसमें गेन करने के लिए यू कैन लुक एट दिस डायग्राम. इस डायग्राम में आप देखिए कि मीन की वैल्यू, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. नाउ सी, दिस इज मीन and this is standard deviation 4.5. So 4.5 this side and 4.5 this side is actually one standard deviation distance. ये one standard deviation distance होगा. और मैंने आपको बताया था कि म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा इतनी रेंज में ऑलमोस्ट 68% एरिया होता है कवर. Now, अभी let x is a continuous variable measuring the height of each one. Therefore, x minus 64.5 upon 4.5. This is the z standard normal variable जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था कि x minus 64.5 upon 4.5 ये हमारा इक्वल टू z हो जाता है. इसकी हेल्प से फिर हम डिफरेंट एरियाज कैलकुलेट कर लेते हैं. सो नाउ यू must be able to solve the other two problems of this question. More than 73.5. तो more than 73.5 के लिए बेसिकली अगर ये यहाँ 64.5 है तो 73.5 यहाँ कहीं होगा, 73.5, और ये दिस साइड एरिया नीड्स टू बी कैलकुलेटेड. तो ये क्या होगा एरिया? ये बेसिकली 1 में से माइनस कर दें इस पूरे एरिया को, देन वी गेट दिस मच एरिया, राइट? सो वी नीड टू कैलकुलेट 1 माइनस f and this area. So this is basically, if we know that z is equal to x minus 64.5 upon 4.5, then x is equal to 73.5 here this time, minus 64.5 upon 4.5, this is 9, and upon 4.5 is equal to 2, right? So z is equal to 2. So we need to calculate in this problem, in this C part, 1 minus F2. So 1 minus F2, F2 की वैल्यू हमें टेबल में मिल जाएगी, and that will be 0.98, and we get this 0.02. Again we get the area. ये जो पूरा एरिया है ये एक्चुअली 2% होगा. हाउ मच? 2% होगा ये पूरा एरिया का. और 2% यानी 10,000 अगर टोटल मैन है तो इसका 2% हम कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट अगेन 200 इज इक्वल टू 200. तो ऐसे लोग, नाउ ऐसे लोग जो लेस देन 55.5 जिनकी हाइट हो 200, ऐसे लोग जिनकी हाइट मोर देन 73.5 हो 200. और इन्हीं मेथड्स को यूज करके हम ये एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही. थैंक यू सो मच.